भारत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पहले भाग में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के भारतीय संविधान के भाग 1 में पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का प्रोविजंस किया गया है। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान अनुच्छेद 1 से और 4 तक किया गया है। तो सबसे पहले हम इस अनुच्छेद 1 से 4 तक को हम सब संक्षिप्त में जाने। 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है और 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, वह राज्यों का संघ है। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ स्टेट। आप सब इस आर्टिकल में 2 भाग देख रहे होंगे। इस अनुच्छेद में आप सबको 2 भाग दिखाई दे रहा है। पहला भाग क्या कह रहा है? तो पहले भाग में, पहले पार्ट में अगर हम देखें इस अनुच्छेद के, तो इसमें देश का नाम लिखा हुआ है और देश का क्या नाम है? इंडिया, जो कि क्या है? भारत है। अर्थात यहां से हमें अपने देश का 2 नाम पता चला। सबसे पहले तो ये हम जाने यहां इंडिया और भारत। इंडिया और भारत, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वो इंग्लिश वर्ड है और भारत हिंदी वर्ड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत का प्राचीन नाम है, इंडिया भारत का आधुनिक नाम है। अर्थात यदि हम इंग्लिश में भारत लिख दें तो कोई यहाँ एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, और यदि हम हिंदी में इंडिया लिख दें तो कोई गलती नहीं है। तो हमने पहली बात तो ये जाना कि हमारे देश का नाम क्या है। तो हमारे देश का 2 नाम, एक इंडिया और दूसरा भारत। कुछ लोग इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, कुछ लोग आर्यावर्त भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हमारे देश के अलग अलग ग्रंथों में बताया जाता है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का 2 नाम है। अगला जो इस अनुच्छेद का अगला जो हमें पार्ट मिला, वह अगला पार्ट कह रहा है वह राज्यों का संघ है। क्या करें? वह राज्यों का संघ है। इंग्लिश में कहते हैं shall be a यूनियन ऑफ स्टेट। ये जो पार्ट है यह भारत की शासन पद्धति को बता रहा है। पहला पार्ट देश का नाम बता रहा है और दूसरा पार्ट शासन पद्धति को बता रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बता रहा है। आपको ध्यान देना है कि इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि भारत जो है राज्यों का समूह है। भारत में कई सारे राज्य बने हैं, कई सारे राज्य हैं। ठीक है, समझने के लिए हम इतना कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ एक शब्द देख रहे हैं, संघ। दोस्तों, भारत में संघ के लिए जिस शब्द का, जिस वर्ड का यूज किया गया वह वर्ड है यूनियन। लेकिन अमेरिका में संघ के लिए जिस वर्ड का यूज किया गया वह वर्ड है फेडरेशन। इन दोनों वर्ड में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो यूनियन एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य
संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन में राज्य जो है, संघ वाली व्यवस्था में राज्य जो है वह संघ से अलग नहीं हो सकता। यूनियन वाली व्यवस्था में जो राज्य है वह संघ से, वह सेंट्रल पावर से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन फेडरेशन में जो स्टेट है वह सेंट्रल पावर से अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूनियन की जो सिस्टम है, यूनियन के सिस्टम में जो राज्य आए हैं या जो राज्य बने हैं वह पहले से नहीं थे, उनको बनाया गया है। किसने बनाया है? तो संसद ने बनाया है। लेकिन जो फेडरेशन व्यवस्था में जो राज्य होते हैं वह एग्रीमेंट के रिजल्ट होते हैं, समझौते के परिणाम होते हैं। उदाहरण तौर पे अमेरिका में पहले क्या है? राज्य, स्टेट। कई सारा स्टेट, 50 राज्य है अमेरिका के। इन 50 राज्यों ने एक समझौता कर लिया, एक ट्रीटी किया, एक एग्रीमेंट किया, और इस एग्रीमेंट के माध्यम से यह एक हो गए। लेकिन भारत में हम सबको जो राज्य दिखता है ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे भारत में आजादी के बाद पहले संविधान बना और संविधान में संसद का प्रावधान था, और फिर संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया। अर्थात हमारे देश में पहले देश आया, पहले राष्ट्र आया, फिर राज्य आया। अमेरिका में क्या है? पहले राज्य है फिर देश है। अमेरिका में पहले राज्य फिर देश, भारत में पहले देश फिर राज्य। अमेरिका की व्यवस्था में, फेडरेशन व्यवस्था में, राज्य सेंट्रल पावर से अलग हो सकता है, संघीय शक्ति से अलग हो सकता है। लेकिन हमारे वहाँ की व्यवस्था में राज्य संघीय पावर से, सेंट्रल पावर से, केंद्रीय शक्ति से अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ राज्य का अस्तित्व ही संघ के ऊपर, संसद के ऊपर निर्भर करता है। इसके बारे में अभी हम और भी विस्तार से अगले अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। पहले तुमने इस अनुच्छेद को जाना कि यह अनुच्छेद 2 बातें कहता है। पहला ये देश का नाम, और दूसरा देश की शासन पद्धति। देश के शासन पद्धति में जो राज्य बने हैं वह समझौते के परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका के राज्य समझौते के परिणाम है। लेकिन भारत के राज्य समझौते के परिणाम नहीं बल्कि प्रशासन के क्या है? आधार है। अगला हम सब अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? दोस्तों अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश तथा गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। नए राज्य का मतलब जो भारत का अभी हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 2 कहता है जो भारत का हिस्सा नहीं है। उदाहरण तौर पे मान लीजिए भारत है और भारत के बगल की ये कोई जमीन है, कोई क्षेत्र है, इसे भारत में शामिल करना है। इस हिस्से को भारत में शामिल करना है तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 2 के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 2 के द्वारा किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया कि अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश तथा गठन। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन। जो प्रेजेंट टाइम के, जो एक्सिस्टिंग मतलब जो वर्तमान में स्टेट हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट हैं, उन स्टेट के नामों में, क्षेत्रफल में, उनके सीमाओं में परिवर्तन कर देना या उनको विभाजित कर देना, 2 या 2 से अधिक राज्यों में विभाजित कर देना, 2 राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के 3 राज्यों के थोड़े थोड़े क्षेत्रों को मिलाकर के एक नया राज्य बना देना, ये सब अनुच्छेद 3 के द्वारा किया जा सकता है। कौन करेगा? तो संसद करेगी। हमने अनुच्छेद 2 में ये देखा कि
जो भारत का हिस्सा नहीं है उसे भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में हमने ये देखा कि जो भारत का हिस्सा बन गया है उसको भारत अर्थात संसद अपने अनुसार से व्यवस्थित कर सकता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो सबसे पहले अनुच्छेद 4 पढ़ने से पहले ये जानिए, भारतीय संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। यह संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है और ये संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पहली बात तो आपने ये जान लिया। अब इसे साइड में देखते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो कुछ भी किया जाएगा उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत कुछ भी किया जाएगा तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आइए इसे याद कैसे करें देखते हैं हम सब। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को याद कैसे करें? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है हमें जानो हम कौन हैं। तो हम भारत हैं या हमें इंडिया भी कहा जाता है। अनुच्छेद 1 कहता है हमें जानो हम कौन हैं, तो हम भारत हैं या हमें इंडिया भी कहा जाता है। तुम यह भी जानो कि हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, यह भी तुम जानो। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि जो अपना नहीं है उसे भी हम अपना बना लेंगे। अनुच्छेद 2 कहता है कि जो अपना नहीं है, जो भारत का नहीं है, उसे हम अपना बना लेंगे। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है जो हमारा है उसको हम जैसे चाहेंगे वैसे लतिया देंगे। समझिए इस बात को। हमारे देश में जो संसद है ना, पार्लियामेंट जिसे बोला जाता है, पार्लियामेंट हमारे देश में राज्यों के लिए, किसके लिए? राज्यों के लिए, स्टेट के लिए एक ब्यूटी पार्लर का काम करती है। किसका काम करती है? ब्यूटी पार्लर का काम। जैसे ब्यूटी पार्लर में जाइए, चाहे जैसे जाइए, और उधर से ब्यूटी पार्लर वाले अपने हिसाब से आपको सजा संवार करके भेज देंगे। कुछ वो नहीं करेंगे आपसे कि आप चाहते कैसा है। मतलब पूरा एकाधिकार संसद के पास पूरा एकाधिकार है कि वह किसी भी राज्य के नामों में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, उसे विभाजित कर देने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। कोई भी राज्य चिल्लाता रहे, अगर संसद चाह दी तो किसी भी राज्य का नाम बदल देगी। संसद चाह दी तो उस राज्य को विभाजित कर देगी। संसद के पास ये अधिकार है कि वह राज्य को किस अनुसार से वह प्रस्तुत करना चाहती है। हमने कहा अनुच्छेद 2 कहता है कि जो भारत का नहीं है उसे हम अपना बना लेंगे। तो अपना बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। हम और आप नहीं, आसानी से हम और आप नहीं बना सकते, संसद बना सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो हमारा है अर्थात जो भारत में है उसको हम चाहे जैसे चाहें अपने अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। बिल्कुल स्वतंत्र हैं हम। कौन? संसद। और अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत हम कुछ भी करेंगे, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हम लोग जब छोटे थे तो जब खेलते थे तो कहते थे आनी मानी दोष बा, बुढ़िया भरोस बा, लग जाए तो हमारी गलती
नई बात। उसी प्रकार से अनुच्छेद 4 भी कहता है कि 2 और 3 के तहत जो कुछ भी किया जाएगा वो संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। तो बहुत आसानी से आपने याद किया। अनुच्छेद 1 कहता है हम कौन हैं, अनुच्छेद 2 कहता है जो अपना नहीं है उसे अपना बना लेंगे, अनुच्छेद 3 कहता है जो अपना है उसको जैसे चाहेंगे वैसे नचा देंगे, और अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत जो कुछ भी करेंगे वो संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। अभी तक हम इस अनुच्छेदों में किए गए प्रावधानों के बारे में हमने चर्चा किया। अब ये किस प्रकार से होते हैं। कोई राज्य, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, इसका नाम बदलना है या किसी राज्य को विभाजित करना है, तो कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम सब अध्ययन करते हैं। हमने ये बता दिया अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, हमने ये जाना। अब ये जानते हैं कि किसी राज्य के नामों में, सीमा में, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है तो कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए एक बिल लाना होगा, एक विधेयक लाना होगा। कहाँ विधेयक लाना होगा? संसद में। किसी राज्य से संबंधित उसके नाम में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, विभाजन करने के लिए कुछ भी करना है तो सबसे पहले संसद में एक विधेयक लाना होगा, एक बिल लाना होगा। उस बिल का नाम होगा राज्य पुनर्गठन विधेयक, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। क्या लाना होगा? राज्य पुनर्गठन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद में कैसे पेश किया जा सकता है। तो सबसे पहले राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पीरियर अप्रूवल से संसद में से पेश किया जाएगा। किसी भी राज्य से संबंधित कोई भी परिवर्तन करना है तो इसके लिए संसद में राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश करना होगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल इंट्रोड्यूस करना होगा। कैसे किया जा सकता है ये? तो ये किया जा सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता, पेश ही नहीं किया जा सकता। और यदि पेश कर दिया गया बिना अनुमति के, उसके बाद राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर देगा, जिसके कारण जो भी प्रक्रिया हुई है वो सब शून्य हो जाएगी। तो इसमें प्रावधान यही है कि राज्य पुनर्गठन विधेयक पहली बार राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाएगा। अब राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले क्या करेगा? तो राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य, जिस राज्य से संबंधित यह विधेयक होगा, जिस भी राज्य से के नाम में, सीमा में, क्षेत्रफल में संशोधन करने का प्रावधान किया जा रहा है, उस राज्य की विधानमंडल से राष्ट्रपति सलाह मांगेगा। सलाह मांगते समय वह एक निर्धारित समय सीमा निर्धारित करेगा कि आप इतने समय के अंदर अपना सलाह हमें दें। यदि उतने समय के अंदर सलाह दे दी तो ठीक, नहीं दिया कोई बात नहीं। राष्ट्रपति यदि चाहे तो इस समय सीमा को बढ़ा भी सकता है, लेकिन अगर ना बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ाएगा। जो सलाह दिया गया वह सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि सलाह नहीं दिया गया तब पर भी कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति अपनी अनुमति फिर दे देगा, एक बार पूछेगा, समय सीमा निर्धारित किया रहेगा। अगर उस समय सीमा के अंदर सलाह आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो चाहे वो समय सीमा को बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ाना चाहा तो कोई बात नहीं। वह कुल मिला जुला करके संसद को यह अनुमति दे ही देगी कि आप इस प्रकार के विधेयक लेकर के आए। अनुमति मिल जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद की किसी भी सदन में किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है। यह
संसद में जब पेश किया जाएगा तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ये जो विधेयक है, राज्य पुनर्गठन विधेयक, यह विधेयक राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों से मात्र साधारण बहुमत, कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत, 50% प्लस साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित कराने के लिए। अर्थात इसको पारित कराना, इस विधेयक को पारित कराना बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, एक साधारण प्रक्रिया है। और यदि यह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया तो राष्ट्रपति साहब की अनुमति पहले ही मिल गई थी, इसलिए राष्ट्रपति की अब अनुमति की आवश्यकता नहीं। तो जिसके लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया था, अब वह रूप रेखा ले लेगा, वह कानून बन जाएगा। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए लाया गया था तो परिवर्तन हो जाएगा, सीमाओं में, क्षेत्रफल में उसके परिवर्तन के लिए लाया गया था तो परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने ये जाना कि राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत करना होगा, राज्यों से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए, राज्यों से संबंधित कोई प्रावधानों में ऐसा विधेयक सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति अनुमति देने से पूर्व संबंधित राज्य से सलाह मांगेगा, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यह विधेयक जब संसद में पेश किया जाएगा तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। किस बहुमत से पास होना जरूरी है? साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। दोस्तों, इस चैप्टर का जो एक पार्ट रहा हमने पढ़ा, अब हमें इस चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ना है। जब हमारे देश में आजादी का बिगुल बजा था, अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही देश में राज्यों के पुनर्गठन के लिए मांग हो रही थी और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर, हमारे देश में जो राज्य बनाए जाए वो भाषा के आधार पर बनाए जाए, इसकी मांग हो रही थी। जब देश आजाद हुआ, जब हमारी संविधान सभा बनी और जब संविधान सभा में राज्यों का जिक्र आया, तब हमारे देश में ये जो मांग था, ये जो आंदोलन था, बहुत तीव्र हो गया, बहुत तेज हुआ। आंदोलन क्या था? आंदोलन ये था कि देश में राज्यों का जो पुनर्गठन है वह भाषा के आधार पर किया जाए। किसके आधार पर किया जाए? भाषा के आधार पर किया जाए। तो आपको हम बताते चले कि जब अंग्रेजों का समय था, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो जो राज्यों की व्यवस्था थी वह A, B, C और D में था। वह व्यवस्था क, ख, ग और घ में थी। क, ख, ग और घ में विभाजित थी वो व्यवस्था। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में हमारे देश में 11 प्रांत हुआ करते थे। कितने प्रांत? 11 प्रांत, 11 प्रोविंस हुआ करते थे और लगभग 562 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थी। अंग्रेजों ने इन 11 प्रांतों को, 11 प्रोविंस को और 562 रियासतों को, 562 प्रिंसली स्टेट को 4 भागों में डिवाइड किया था। इसके अलावा 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत भी थे, A, B, C और D, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो इसके लिए सर A में, क में जो बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे उसे क में रखा गया। जो छोटे प्रांत और बड़ी देशी रियासतें थी उनको B में रखा गया। जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको C में रखा गया और जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस थे, उनको D में रखा गया था। ये अंग्रेजों की व्यवस्था थी, अंग्रेजों के समय की व्यवस्था थी। हमारा जब संविधान बन रहा था तो देश की जनता की और खासतौर से कुछ विधि निर्माताओं की यह राय थी कि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और एक नई व्यवस्था लाई जाए। तो इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए और नई व्यवस्था लाई जाए, तो इसकी जगह कौन सी व्यवस्था लाई जाए, क्या लाया जाए?
देश में जनता की ये मांग थी कि इस व्यवस्था को समाप्त करके भाषा के आधार पर राज्य लाया जाए, और खास तौर से दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में ये जो डिमांड थी काफी ज्यादा प्रबल थी। इसी को लेकर के जब मांग बहुत तेज हुई तो जून 1948 में यस्केधर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे प्रांतीय भाषाई आयोग कहा जाता है, प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमीशन कहा जाता है। कब ये गठन हुआ? जून 1948 में, जून 1948 में फर्स्ट प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। पहले प्रांतीय भाषाई आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे यस्केधर। कौन थे? यस्केधर इसके अध्यक्ष थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट कब दी? दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते। किस रिपोर्ट में? यस्केधर रिपोर्ट में। किस रिपोर्ट में ये कहा गया? यस्केधर की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते हैं। जब ये बात कही गई तब देश में भाषा के आधार पर मांग और तीव्र हो गई और प्रबल हो गई, जिसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। इस कमेटी का फॉर्मेशन भी दिसंबर 1948 में ही किया गया तुरंत, क्योंकि ये जैसे रिपोर्ट आई पूरा दक्षिण भारत जलने लगा। तुरंत इस पे लगाम लगाने के लिए, इस पे नियंत्रण पाने के लिए एक नई कमेटी बना दी गई। उसका नाम था जेवीपी कमेटी। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? अप्रैल 1949 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में इसने कहा कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल राज्यों के भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते। फिलहाल भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते, लेकिन भविष्य में देखा जाएगा। अर्थात जेवीपी कमेटी ने यह तो कह दिया कि बनाए जा सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कहा, सीधा नहीं कहा, संभावना एक जता दी, लेकिन वर्तमान में ऐसा किया जा सकता है इसे सीधा मना कर दिया। देश की जनता को समझ में आया कि देश की एकता के लिए यह जरूरी है कि हम भाषा के आधार पर फिलहाल राज्यों की मांग ना करें। तो हमारा संविधान कुल मिलाकर बड़ी शांति के साथ चला और फिर संविधान बन गया। 1950 में हमारा संविधान लागू भी हो गया। लेकिन 1953 आते आते मद्रास फिर से सुलग गया। मद्रास में एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु दोस्तों, ये कांग्रेस के ही नेता थे। इनकी डिमांड थी कि मद्रास राज्य को तेलुगु भाषा के आधार पर विभाजित कर दिया जाए। ये लगातार मांग कर रहे थे, इनके साथ इनके बहुत सारे समर्थक मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंतिम में इन्होंने भूख हड़ताल कर दी, हंगर स्ट्राइक कर दिया, और हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी 56वें दिन इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 56 दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनको श्रद्धांजलि स्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। किस राज्य का गठन किया जाता है? आंध्र प्रदेश।
प्रदेश, मद्रास को अलग किया जाता है और आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है 1953 में। इससे आपको ये चीज समझ में आई कि हमारे देश में भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्यों बना? पोटी श्रीरामुलु के निधन के बाद, इनके डेथ के बाद बना। डेथ क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दिया था। अब जब मद्रास के आधार को डिवाइड करके आंध्र प्रदेश जब भाषा के आधार पर बना, तो बाकी राज्यों में भी इसको लेकर के जो मांग थी वो और तेज हो गई कि जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बन सकता है तो फिर बाकी राज्य क्यों नहीं बन सकते? फिर बाकी राज्यों को भी तो बनना चाहिए, बाकी लोगों की भी तो डिमांड पूरी होनी चाहिए। इसको लेकर के एक बार फिर से आंदोलन तीव्र हो गए, बहुत तेज आंदोलन फैला। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद पूरे देश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। तो जब हिंसा भड़की तब सरकार ने जाकर के 1953 में, दिसंबर 1953 में एक आयोग बनाया, उसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये कब बना? तो ये बनता है दिसंबर 1953 में, आंध्र प्रदेश के गठन के तुरंत बाद। दोस्तों इसमें 3 लोग थे। कौन कौन? फजल अली, फजल अली। अगला के एम पडिक्कर, और कौन? एच एन कुंजरू। ये 3 लोग थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। ये बना दिसंबर 1953 में। इस कमेटी ने, इसीलिए इसका नाम राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम फजल अली आयोग भी से कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। ये आयोग बना और इसने अपनी रिपोर्ट दी। कब दी? तो दिसंबर 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? तो फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्य को बनाया जा सकता है। भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है। लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था कि देश में जितनी भाषा है उतने राज्य बने, इसको सिरे से नकार दिया। फजल अली आयोग ने कहा कि कोई राज्य भाषा के आधार पर तभी बन सकता है जब उस राज्य में कम से कम 70% लोग उस भाषा को बोलते हो। कितने प्रतिशत लोग? 70% लोग। भाषा के आधार पर राज्य बन सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं हो सकता। कोई राज्य भाषा के आधार पर तभी बन सकता है जब उस राज्य में कम से कम 70% लोग उस भाषा को बोलते हो। पहली रिकमेंडेशन तो ये हुआ कि भाषा के आधार पर राज्य बनेगा, लेकिन उसकी जो क्राइटेरिया रखा वो 70% रखा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये ABC और D का ये जो कॉन्सेप्ट है, ABC और D, क ख ग और घ, इसको समाप्त कर दिया जाए। इसके जगह पर क्या बनाया जाए? राज्य बनाया जाए। और क्या बनाया जाए? संघ शासित प्रदेश बनाया जाए। संघ शासित प्रदेश बनाया जाए, स्टेट बनाया जाए, और क्या बनाया जाए? यूनियन टेरिटरीज बनाई जाए। किसने कहा? फजल अली आयोग ने कहा।
फजल अली आयोग ने कहा कि कितने राज्य बनने चाहिए, तो कहा गया 16 राज्य बनने चाहिए फजल अली आयोग के द्वारा। कितनी यूनियन टेरिटरी बननी चाहिए, तो 3 यूनियन टेरिटरी बननी चाहिए। अब ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई थी, फजल अली आयोग के द्वारा आई थी। कब आई थी, दिसंबर 1955 में आई थी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक भाषा एक राज्य नहीं हो सकता, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कोई राज्य भाषा के आधार पर तभी हो सकता है जब उस राज्य में कम से कम 70% लोग उस भाषा को बोलते हो। तीसरी बात, क ख ग और घ का जो कॉन्सेप्ट, इसको समाप्त किया जाए और अब लाया जाए, क्या लाया जाए, स्टेट और यूनियन टेरिटरी लाई जाए, संघ राज्य और क्या लाया जाए, संघ शासित प्रदेश लाया जाए। राज्य कुल कितने होने चाहिए, तो राज्यों की संख्या उसने 16 रिकमेंड की, 16 का सुझाव दिया। और संघ शासित प्रदेश कितने होने चाहिए, तो 3 होने चाहिए। लेकिन 1956 में हमारे संसद में राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 जब पेश किया गया और इसके बाद जब ये लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को पुरानी सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और नए सिरे से एक बार फिर से 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों को बनाया गया। सुझाव दिया था, रिकमेंडेशन किया था फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश बनाने का, लेकिन हमारी संसद ने 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाया और ये व्यवस्था लागू कर दी 1 नवंबर 1956 से। और इसके बाद 1 नवंबर 1956 के बाद क्रमशः हमारे देश में ढेर सारे राज्य बने, ढेर सारे यूनियन टेरिटरी वह राज्य में कन्वर्ट हो गए। कुछ राज्यों को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उदाहरण के तौर पे जम्मू कश्मीर राज्य था, आज वर्तमान में संघ शासित प्रदेश है। तो अभी वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये कैसे बने क्रमवार, इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,